हेलो, थर्ड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम हमारी ज्योग्राफी मैराथन की क्लास है जो हम डेली एक लेके आ रहे हैं, उनका कंटिन्यू अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खनिज एंड सेल। क्या है? खनिज एंड सेल। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो के साथ आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना पढ़ी, और पृथ्वी के ऊपर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पड़े, और कौन कौन से क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप का क्षेत्र सबसे अधिक है, तथा इसी के साथ साथ प्रमुख 6 प्लेट, 8 छोटी प्लेटों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। आउटर को भूप्रपट्टी या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, मध्यम को मेंटल के नाम से जाना जाता है, और जो एकदम केंद्र में है उसको कोर के नाम से जाना जाता है। इसका हमने अध्ययन कर लिया। अभी हम संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक भाग का अध्ययन कर लिया। अभी हम करेंगे पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी पे है उस प्रपट्टी पे पानी जो पाई जाने वाली शैलें, यानी कि भूप्रपट्टी शैलों से मिलकर बनी है। तो क्या शैल किससे मिलकर बनी है, इसका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। इसीलिए हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो खनिज तथा शैल दिया है। ठीक है, खनिज और शैल का आपस में संबंध और भूप्रपट्टी का आपस में संबंध, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के द्वारा आपको संपूर्ण सेशन समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हम लिखेंगे भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी क्या लिखेंगे? भूप्रपट्टी। उसके बाद लिखेंगे हम शैल। क्या लिखेंगे? शैल। उसके बाद लिखेंगे हम खनिज। क्या लिखेंगे? खनिज। और उसके बाद हम लिखेंगे तत्व। अब इस फॉर्मूले से देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं, वो ये है। ये एक प्रकार से यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना को देख करके आपको पता चल जाता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हमारे संविधान का प्रारूप क्या है, इस प्रस्तावना को पढ़ते ही पता चल जाता है। इसी प्रकार आज का जो सेशन है वो इन्हीं पे 4 तत्व है, जो 4 ये एलिमेंट्स हमने दिए हैं, जो 4 कारक हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इनसे पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, देखो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो 4 टॉपिक मैंने दिए हैं अंदर, उनका थोड़ा पोस्टमार्टम खोल देते हैं। उसको खोलने से आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है? भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी का तुमने अध्ययन कर लिया था, पहले ही किया था कि क्या है भूप्रपट्टी। क्रस्ट को बोलते हैं। कितना है? अब मोटाई, यदि भूप्रपट्टी की मोटाई देखें, मोटाई देखें तो कितना है? याद कीजिएगा, मोटाई है भूभाग पर ये कितना है? 30 किलोमीटर। ठीक। और समुद्र के नीचे ये 5 किलोमीटर है, और पर्वत के नीचे ये 70 किलोमीटर है। क्या है? 70 किलोमीटर। ये है भूप्रपट्टी की विशेषता। भूप्रपट्टी यानी जो पृथ्वी के अंदर जो प्रथम पार्ट हमने जो डिवाइड किया था आंतरिक संरचना का, वो है भूप्रपट्टी। और भूप्रपट्टी के ये मोटाई कितनी है वो भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग है। मोटाई भूभाग यानी महाद्वीप यदि देखा जाए, नॉर्मल जो महाद्वीप जिस पे हम खड़े हैं, जिस भूमि पे हम खड़े हैं, उसकी वहां से यदि मोटाई देखा जाए तो कितना होगा? 30 किलोमीटर होगा। ठीक है। उसके बाद यदि समुद्र तल से उसकी मोटाई, समुद्र तल के नीचे इसकी मोटाई देखा जाए तो औसतन 5 किलोमीटर है। ये भी जवान औसतन 30 किलोमीटर है। ठीक, लगभग 30 किलोमीटर है, औसत निकाला गया है इसका। पर्वतों के नीचे ये थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि पर्वत जितना ऊपर होता है, जितना पर्वत का वजन नीचे पड़ता है, उतना ही पर्वत नीचे भी धंसता है। ठीक, तो पर्वत जितना ऊपर होता है उतना उससे ज्यादा नीचे भी होता है। इसलिए पर्वतों के क्षेत्र में भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक है। औसतन कितना है? 70 किलोमीटर है। समझ में आ गया? अभी क्या करना है? भूप्रपट्टी का हमने अध्ययन कर लिया। अभी प्रश्न क्या उठता है कि भूप्रपट्टी किससे बना है? क्या भूप्रपट्टी किससे बना है? वो बना है शैल से, शैलों से मिलकर के बना है। ठीक, शैलों से मिलकर के बना है। ये शैल कौन कौन सी है?
तो भूगोलवेताओं ने क्या किया, यानी भूगोल शास्त्रियों ने क्या किया कि सेलों की प्रॉपर्टी के आधार पर सेलों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी के भूपटपट्टी में पाई जाने वाली सेलों को भूगोलवेताओं ने कितने भागों में विभाजित कर दिया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। वो सेलों का 3 विभाजन हम ये पढ़ने के बाद आगे अध्ययन करने वाले हैं। वो एक बार आपको रिमाइंड करवा देना चाहूंगा कि वो 3 भाग कौन से हैं। प्रथम भाग है आग्नेय चट्टान, दूसरा भाग है अवसादी चट्टान, तीसरा है कायांतरित चट्टान। 3 प्रकार की चट्टानों से में संपूर्ण भूप्रॉपर्टी की सेलों को डिवाइड कर दिया। ठीक, अभी सेल का आ गया। सेल क्या है? सेलों से बनकर के भूप्रॉपर्टी का निर्माण हुआ और सेलों के प्रकार मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। आगे हम अध्ययन आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया, तो कैसे किया, क्यों किया, 4 में क्यों नहीं किया, 2 में क्यों नहीं रखा, 3 में ही क्यों किया, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अभी आगे चलते हैं कि ये सेल है, ये किस चीज से बनता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसका भी हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये सेल है वो खनिजों से बनता है, खनिजों से मिलकर के बनता है। अभी बोला जाए को खनिज क्या है, तो आप बोलोगे खनिज लोहा है, खनिज सीसा है, खनिज तांबा है, खनिज एल्यूमिनियम है। दोस्तों, ये विभाजन भूगोल के अंदर नहीं है। ये सब विभाजन आएगा आगे, उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। क्या आएगा? ये सब विभाजन आएगा। लेकिन यहां पर जो भूगोल के अंदर हम खनिजों का जो विभाजन करेंगे वो कुछ अलग है। ठीक है, उनका हम अध्ययन 6 भागों में खनिजों को हम डिवाइड करने वाले हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। उनका नाम भी अलग अलग होगा। ठीक है, उसका भी अध्ययन हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। उसके बाद बोला जाए तो खनिज फिर किससे बनता है भाई? दोस्तों, खनिज बनता है तत्वों से मिलकर के। किससे बनता है? तत्वों से मिलकर के खनिज का निर्माण होता है। फिर तत्व क्या है? तत्व साइंस का चैप्टर है, साइंस का टॉपिक है। तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये तत्वों की टेबल है। ये सारे के सारे तत्व है, इस पृथ्वी पे सभी के सभी पाए जाते हैं। और इन तत्वों के एक निश्चित संतुलन से, एक संतुलन जब स्थापित हो गया तो पृथ्वी के ऊपर जीव और जंतु तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो गई। तो ये संतुलन क्या है, वो वहां से हम अध्ययन करने वाले हैं कि इन तत्वों का संतुलन से धरती के ऊपर कितना क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं तत्व का। क्या लेंगे? तत्व लेते हैं हम। तत्व अभी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा के आधार पर, अर्थात उनकी मात्रा तथा प्रमुखता यानी उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर इनको हम 2 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी के ऊपर जो जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको कितने भागों में विभाजित कर दिया? हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक पृथ्वी के ऊपर 98% भाग पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? 98% भाग पर, और शेष बच गया 2% भाग पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसका हम थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे। देखिए 98% भाग पर कौन कौन से सबसे ज्यादा, अभी मैं यहाँ पे बड़े घटते क्रम में उनका नाम लिखूंगा कि सबसे ज्यादा और उसके बाद कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं देने वाला हूं ऑक्सीजन को। ठीक, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। उसके बाद कौन सी पाई जाती है दोस्तों? उसके बाद पाई जाती है सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। उसके बाद क्या पाई जाती है? सिलिकॉन। अभी मैं नीचे लेके आता हूं। सिलिकॉन के बाद कौन सी पाई जाती है? सिलिकॉन के बाद दोस्त पाई जाती है एल्यूमिनियम। ठीक, क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन सी गैस, कौन सा तत्व है? उसके बाद लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। और उसके बाद फिर कैल्शियम। उसके बाद क्या? कैल्शियम। उसको भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उसको लिख देता हूं कैल्शियम। और उसके बाद कौन सी पाई जाती है? उसके बाद पाई जाती है सोडियम। ठीक है, और सोडियम इतनी 1 2 3 4 5 6, सोडियम के बाद कौन सी पाई जाएगी? उसके बाद पाई जाएगी पोटेशियम। और उसके बाद पाई जाएगी मैग्नीशियम। ठीक,
उसके बाद कौन सी पाई जाएगी मैग्नीशियम। ये प्रमुख रूप से पृथ्वी पे 98% भाग इन तत्वों से मिलकर के बना है। कौन से? इन तत्वों से मिलकर के 98% भाग भूपर पट्टी का बना है। पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उसका 98% भाग बना है। अभी कुछ और तत्व हैं जो कि मात्र 2% भाग को निर्मित किया है। भूपर पट्टी के सिर्फ 2% भाग को निर्मित किया है। वो 2% भाग के अंदर यदि देखा जाए तो वो है टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। एक है टाइटेनियम, उसके बाद टाइटेनियम के बाद ये भाग है हाइड्रोजन। उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद कार्बन ले लो, क्यों? थोड़ा थोड़ा चाहिए। उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद सल्फर, निकेल आदि। अब देखिए ये तत्व है। ये तत्व तो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर कितना है? जो पृथ्वी का भूपर पट्टी है उस पर कितना है? सिर्फ 2% भाग पे इतने तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 98% भाग पर इतने तत्व पाए जाते हैं दोस्त। ठीक है, अब देख लो इन तत्वों की प्रधानता ज्यादा है। तो फिर आगे हम चलेंगे। आगे जब हम तत्वों से मिलकर के क्या बनता है, खनिज का निर्माण होता है, तो खनिज का निर्माण तब होगा तो ओबियसली निश्चित रूप से इन्हीं का तो ज्यादा होगा भाग। इन तत्वों से मिलकर के ही खनिज ज्यादा बनेगी, लेकिन इनसे मिलकर के भी खनिजों का निर्माण होगा, लेकिन बहुत कम। ठीक, अभी आगे यदि देखा जाए इन सभी खनिज, इन तत्वों को मिलकर के जो खनिजों का निर्माण हुआ, तो भूगोल शास्त्रियों ने 2000 प्रकार के खनिज पृथ्वी के भूपर पट्टी पे बताए हैं। कितने? 2000 प्रकार के खनिज पृथ्वी के भूपर पट्टी पे बताए हैं। ये हो गया हमारा 98% भाग इन तत्वों से मिलकर के बना है, 2% भाग इन तत्वों से मिलकर के बना है। तो ये तत्व अभी क्या बनाएंगे? ये तत्व खनिज बनाएंगे। अभी हम जाएंगे खनिजों के प्रकार। ठीक, क्या जाएंगे? खनिजों के प्रकार। अभी हम तत्वों का अध्ययन कर दिया, अभी हम इधर करने वाले हैं खनिज। खनिज किसे बोलते हैं? अब तो समझ में आ गया, इजीली हो गया, बहुत इजी हो गया कि खनिज किसको बोलते हैं। इन सभी से मिलकर के, इन पदार्थों के मिश्रण से, इन तत्वों के मिश्रण से जो भी पदार्थ बनता है उसको खनिज बोलते हैं। यानी तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है वो खनिजों की श्रेणी में रखा जाता है। अभी प्रतिबोलक खनिज फिर कितने प्रकार के हैं? तो भाई खनिजों का प्रकार हम यहां पे पढ़ेंगे। अभी उससे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पृथ्वी की एक आकृति बनाता हूं, ग्लोब बनाता हूं। ये है पृथ्वी, और इसका यदि देखा जाए तो ये वाला पार्ट हम भूपर पट्टी ले लेते हैं। कौन से वाला? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट है, ये भूपर पट्टी है। क्या है? भूपर पट्टी। ये लो भूपर पट्टी है। इसको मैं नाम लिख देता हूं भूपर पट्टी। अभी हम खनिज इस पे डिवाइड करेंगे कि खनिज कौन कौन से खनिज है, उन खनिजों का नाम लिखेंगे, और भूपर पट्टी के ऊपर कितना % पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, उसका हम इसके ऊपर मेंशन करेंगे, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। दोस्तों देखो, अभी मैं विभाजित करता हूं। यदि मैं इस भूपर पट्टी को यहां से यहां और यहां से यहां कर दूं, तो 1/2 भाग ऊपर है और 1/2 भाग नीचे है, यानी 50%। कितना? यानी 50%। ये हो गया। अभी मैं बता देना चाहूंगा कि 50% भाग पर कौन सा खनिज पाया जाता है। वो पाया जाता है फेल्डस्पर। क्या? फेल्डस्पर। लिख देता हूं, फेल्डस्पर। ये फेल्डस्पर पाया जाता है 50% भाग पर। तो मैं इसको पूरे को लाइन बना देता हूं। यहां पे कौन सा तत्व यानी खनिज पाया जाता है? फेल्डस्पर। अभी बोलो कि सर फेल्डस्पर तो पाया जाता है, लेकिन ये फेल्डस्पर क्या है, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों देखो, ये फेल्डस्पर किससे मिलकर के बना है, उसका मैं यहां पे लिखता हूं कि फेल्डस्पर किससे मिलकर बना है। फेल्डस्पर किससे मिलकर के बना है?
मैं लिख देता हूं यहां पर। ये मिलकर के देखो फेल्ड्स्पर के अंदर कितने भी प्रकार के फेल्ड्स्पर हो, उसके अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन तो मिलता ही है। क्या? ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन तो सभी फेल्ड्स्पर में पाया जाता है। क्या? सभी फेल्ड्स्पर में पाया जाता है। लेकिन कुछ फेल्ड्स्पर ऐसे हैं, अन्य फेल्ड्स्पर क्या है, ऐसे हैं जिसमें किसी में तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, किसी में पोटेशियम पाया जाता है, किसी में मैग्नीशियम पाया जाता है, किसी में कैल्शियम पाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग फेल्ड्स्पर हैं। फेल्ड्स्पर की अनेक श्रेणियां हैं। इनके अंदर पाया जाएगा एल्यूमिनियम, इसमें पाया जाएगा मैग्नीशियम, इनमें पाया जाएगा कैल्शियम, इनमें पाया जाएगा एक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इस प्रकार जो अन्य तत्व हैं, देखिए ये तत्व आ रहे हैं ना, इनके अंदर तत्व है सोडियम, इनमें सोडियम भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सोडियम भी, इनमें सोडियम भी होगा। अब इसमें आ रहा है अधिकांश भाग ये कवर कर रहा है 98% वाला, ऑब्वियसली करेगा। 98% भाग को ये कवर कर रहा है, तो फेल्ड्स्पर इन तत्वों से मिलकर के बनाए। ये फेल्ड्स्पर क्या है जवान? ये फेल्ड्स्पर नंबर 1 खनिज है। क्या है? नंबर 1 खनिज फेल्ड्स्पर है। फेल्ड्स्पर इन तत्वों से मिलकर के बनाए। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कितना % है? लगभग 50% भाग पर फेल्ड्स्पर पाया जाता है। यानी फेल्ड्स्पर खनिज से भूप्रपट्टी का 50% हिस्सा है वो निर्मित हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, और कौन से हैं? कई खनिजे हैं। अगला खनिज है क्वार्ट्जाइट। अभी मैं क्वार्ट्जाइट 2 नंबर पे आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ये है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज इसको बोल देते हैं क्वार्ट्ज। क्या है? ये है क्वार्ट्ज। मैं इसको डॉट डॉट ऐसे ऐसे मार्क कर देता हूं। क्वार्ट्ज इस वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक, क्वार्ट्ज इस पर। लेकिन क्वार्ट्ज बनता किससे है? इधर लिख देता हूं, क्वार्ट्ज बनता है रेत तथा ग्रेनाइट से। किससे बनता है? रेत तथा ग्रेनाइट से क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। ये भी एक खनिज है। नंबर 2 तत्व है क्वार्ट्ज। इधर लिख देता हूं नंबर 1 तत्व है, इधर लिख देता हूं नंबर 2 तत्व है। अभी सबसे ज्यादा फेल्ड्स्पर नंबर 2 पे क्वार्ट्ज पाया जाता है। नंबर 3 पे पायरोक्सिन। कितना? पायरोक्सिन पाया जाता है। ये लो पायरोक्सिन, इधर लिख देता हूं पायरोक्सिन। ये पायरोक्सिन पाया जाता है। ये नंबर 3 पे पाया जाएगा। 3 नंबर खनिज है, डॉट डॉट से मेंशन कर देता हूं पायरोक्सिन। ये वाला हिस्सा यानी पायरोक्सिन है। ये कितना पाया जाएगा? ये 10%। यहां लिख देता हूं पायरोक्सिन। ये पायरोक्सिन है। अब एक सवाल ये उठता है कि पायरोक्सिन आखिर किस तत्वों से मिलकर के बनता है? कौन कौन से तत्व हैं? तो पायरोक्सिन के अंदर देखा जाए तो लो और सिलिका, यानी सबसे पहले आयरन, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनसे भी मिलकर के बनता है। अब इनके अंदर यदि देखा जाए तो एल्यूमिनियम, इसके फेल्ड्स्पर के अंदर लो नहीं है, आयरन नहीं, तो इनमें कुछ न कुछ दोनों में डिफरेंस जरूर मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा इसीलिए तो इनको विभाजन किया है ना अलग अलग। ठीक है, फेल्ड्स्पर क्वार्ट्जाइट, और उसके बाद नंबर 1 पे इधर लिख दिया फेल्ड्स्पर क्वार्ट्जाइट, नंबर 3 पे पायरोक्सिन। याद रखिएगा क्या है? पायरोक्सिन। उसके बाद आगे वाला आएगा एम्फीबोल। यहां पे मैं लिख देता हूं एम्फीबोल। 1 2 3 4 एम्फीबोल। एम्फीबोल कितना % है? एम्फीबोल है 7% हिस्से पे एम्फीबोल। ये ले भाई एम्फीबोल। यहां पे मैंने एम्फीबोल को ब्लैंक छोड़ देता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। ये 4 नंबर जो खनिज है वो एम्फीबोल है। ये इधर लिख देता हूं एम्फीबोल। अब एम्फीबोल किससे बना है? अब एम्फीबोल यदि देखा जाए तो लगभग यही तत्व है जवान, यही तत्व है। कौन सा? एल्यूमिनियम मान लो, ठीक है, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, सिलिका, सोडियम, ठीक है। इनके अलावा इसके अंदर जो प्रमुख रूप से सोडियम इनसे मिलके बनता है, ठीक है। अब आगे एम्फीबोल। अभी आगे हम 6 भागों में, मतलब 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इस भूपर पट्टी से। ये आ गया 7%, ये आ गया 10%, और आगे वाला हिस्सा ये लीजिए, इधर मैं करता हूं कौन सा है, एम्फीबोल के बाद होगा माइका। माइका, ये माइका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये माइका बनता है आग्नेय चट्टानों से, और आग्नेय चट्टान मैंने पहले बताया था आपको कि आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के लावा से निर्मित चट्टानें जो होती है, आग्नेय चट्टान होती है, उनमें अधिकांश भागों के अंदर माइका पाई जाती है, ठीक है। तो माइका किससे बनती है? माइका में लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इस प्रकार से सारे के सारे इनमें भी पाया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ेगा ओलिविन। ओलिविन, ये है ओलिविन 5 और 6, ये 6 टोटल खनिज कितने मिले? 6 भागों में विभाजित किया गया है। टोटल 6 भागों में विभाजित किया गया है। 5 नंबर, 4 नंबर आ गया, और 5 नंबर पे मैं लिखता हूं माइका। माइका, माइका भी किससे बनेगा? यदि आग्नेय चट्टान, उसकी आग्नेय चट्टान की अधिकता पाई जाएगी तो पक्का फेरस पाया जाएगा। उसके बाद निकल भी मिलेगा इसमें। उसके बाद मिक्स रूप से एल्यूमिनियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, सिलिका भी मिलेगा। इस प्रकार से ये सब सारे मिक्स मिलेंगे। इनका जो प्रॉपर्टी है वो ताप और दाब के कारण कुछ क्रिस्टल, इनके जो क्रिस्टल है, तत्वों के जो क्रिस्टलों के आधार पे इनमें कुछ अंतर दिखाई देता है, इसलिए इनको 6 भागों में विभाजित किया। 6 नंबर पे है ओलिविल। क्या है? ओलिविल। ओलिविन, ओलिविन, ओलिविन है वो किससे मिलकर बना होता है? सिलिका, ओलिविन, मैग्नीशियम और लोहा से। सिलिका, मैग्नीशियम प्लस लोहा, लोहा से मिलकर बना। इस प्रकार हमने 6 भागों में खनिजों को, पृथ्वी की भूपर पट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं उनको हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया। वो आपके सामने मैंने एक भूपर पट्टी का निर्माण किया। ये पृथ्वी बोल दूं, लिख दूं इधर नाम, ये पृथ्वी है, और इनके ऊपर इनका पार्ट हमने लिख दिया कि कितना कितना पार्ट है, लगभग कौन कौन से खनिज का पाया जाता है। तो अधिकांश कौन सा है? फेल्ड्स्पार पाया जाता है। अधिकांश खनिज फेल्ड्स्पार पाया जाता है। उसके बाद हमने खनिज का अध्ययन कर लिया। अब खनिज कितने प्रकार के, इसके अलावा खनिज और भी पाए जाते हैं, जिसमें ये टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, बॉक्साइट है, बैराइट है। इस प्रकार के खनिज भी, और भी खनिज पाए जाते हैं। कुछ क्लोराइट है। ये नहीं, इतने ही नहीं है, और भी है, छोटी छोटी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी पाए जाते हैं। तो उनका हम थोड़ा सा 2-4 का नाम और लिख देते हैं। अन्य में लिखे, अन्य खनिज में लिखे, तो अन्य के अंदर फिर क्या 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 लिखेंगे? एक क्लोराइट, क्लोराइट, क्लोराइट। दूसरा बॉक्साइट, बॉक्साइट। और आगे फिर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। फिर हेमेटाइट, हेमेटाइट। अब ये सब देखो, ये बॉक्साइट देखा जाए तो एल्यूमिनियम का एसक है, हेमेटाइट देखा जाए तो लोहे का एसक है। ये और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर इतने 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये हो गया प्रमुख रूप से खनिजों का विभाजन। क्या समझ में आया? प्रमुख रूप से ये खनिजों का विभाजन हो गया। अभी इन्हीं खनिजों को तत्वों के आधार पे हम विभाजित करने वाले हैं। किसमें? तत्वों के आधार पे। अभी कुछ तत्व तो धात्विक तत्व होते हैं और कुछ तत्व अधात्विक तत्व होते हैं। अभी इनका विभाजन हम यदि देखा जाए तो सब विभाजन यदि करें तो तत्वों के आधार पर यदि विभाजन करें तो तत्वों के आधार पर नंबर 1 धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। नंबर 2 अधात्विक खनिज। क्या? अधात्विक खनिज। अब पता चल रहा है कि इन्हीं का, ये जो खनिज है, इन्हीं का आगे सब विभाजन कर दिया। किन पे?
तत्वों के आधार पर तत्व कौन से, ये जितने भी तत्व है साइंस के अंदर तत्वों की एक टेबल बनी हुई है, उन टेबलों के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें धात्विक तत्व कौन से हैं, अधात्विक तत्व कौन से, यानी उन धात्विक तत्वों से मिलकर के जो खनिज बना वो धात्विक खनिज कहलाया, और अधात्विक तत्वों से मिलकर के जो खनिज बना वो अधात्विक खनिज कहलाया। ठीक, ये हो गया धात्विक और अधात्विक। अभी फिर आगे सबसे ज्यादा मात्रा में यदि धातु देखा जाए तो लोहा पाया जाता है, तो फिर आगे एक विभाजन छोटा सा और कर दिया, लो धात्विक खनिज, लो धात्विक खनिज, और दूसरा कर दिया एलो धात्विक खनिज, जिसमें लो नहीं पाया जाता, एलो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। देखिए लो धात्विक खनिज, अब यदि धात्विक में देखा जाए तो ये जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट लोहे का ऐसक है, उसमें लोहा पाया जाता है, तो निश्चित रूप से लो धात्विक खनिज होगा। और वही यदि बॉक्साइट देखा जाए तो उसमें लो नहीं पाया जाता, उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो इसका मतलब ये अधात्विक खनिज हो गया। फिर यदि तांबा देखा जाए तो कौन सा होगा, अधात्विक खनिज होगा। तो इस प्रकार धात्विक अधात्विक खनिज में कर दिया। एक 3 नंबर और धातु तत्व, 3 नंबर मतलब बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य खनिज। अब बहुमूल्य खनिज में कौन कौन आएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम आ जाएगा। इस प्रकार जो कीमती तत्व हैं उनको बहुमूल्य खनिजों में विभाजित कर दिया जाएगा। सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेटिनम आदि, ये हो गया बहुमूल्य। अभी इतना विभाजन हमने कर दिया, यानी खनिजों का आगे हमने पूरा विभाजन कर दिया। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के जितने भी खनिज पाए जाते हैं, एक बार हम रिमाइंड करवा देता हूं, इनको रिवाइज करवा देता हूं कि कैसे है। भूप्रपट्टी बनी सेलों से मिलकर के, सेल बनी खनिजों से मिलकर के, और खनिज बनी तत्वों से मिलकर के। उसके बाद हमने तत्वों का अध्ययन किया। तत्व ये आगे कौन कौन से तत्व है, 98% भाग पे इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, तो 2% भाग पे इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अब इन तत्वों से खनिज बना, तो फिर सवाल उठता है खनिज कितने प्रकार के हैं, तो खनिज 6 प्रकार के हैं। ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी का मैंने डायग्राम बना करके उसको डिवाइड कर दिया कि कौन सा कितना पाया जाता है। नंबर 1 पे फेल्डस्पार पाया जाता है सबसे ज्यादा, फिर क्वार्टजाइट, फिर पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका और ओलिविन। इस प्रकार इतने 6 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद सब विभाजन भी खनिजों का किया, धातु और अधातु तत्व, धात्विक तत्व उनके आधार पर जो खनिज बने हैं उनको धात्विक खनिज, और जो अधातु तत्वों के आधार पर बने अधात्विक और बहुमूल्य खनिज, 3 प्रकार से इन खनिजों को विभाजन कर दिया। और उसके बाद धात्विक खनिज को लौह धात्विक खनिज, जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है, अलोह धातु खनिज जिसमें लौह की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो होता है। उसके बाद बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। अभी आगे क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन शेष रह जाता है हमारा। हमने खनिज का अध्ययन कर दिया, अभी हमको शेल का अध्ययन करना है। किसका, शेल का अध्ययन करना है। शेल का अध्ययन अभी हम आगे क्या टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अभी आगे हमारा जो नेक्स्ट जो था ये है, ये शेल इधर लिखेंगे टॉपिक हम। शेल किससे बनी है दोस्तों, शेल बना है खनिजों के मिलने से। पृथ्वी के ऊपर भूगोल शास्त्रियों ने शेल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी, ये शेल 3 भागों में कौन कौन सी विभाजन किया, ये यहाँ पे विभाजन करता हूं मैं 3 भाग। कौन कौन सा है, एक तो है आग्नेय चट्टान, शेल और चट्टान एक ही है, आग्नेय शेल या चट्टान। उसके बाद इधर लिखते अवसादी चट्टान, अवसादी शेल या चट्टान। उसके बाद हम लिखते हैं कायांतरित शेल या चट्टान। अभी मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा इसको एक बार तीनों में डिफरेंस बता देता हूं, साथ साथ में हम डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस हम बाकी नहीं छोड़ेंगे, डिफरेंस इसी के साथ आ जाएगा। हमने शेलों का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित। आग्नेय शेल के बारे में पिछले वाले वीडियो मैंने ज्वालामुखी का उद्गार से जो लावा निकला था, उस लावा से जो निर्मित चट्टानें हैं आंतरिक भाग में, पृथ्वी के अंदर, सतह पे नहीं, पृथ्वी के अंदर जब लावा प्रेशर लगाता है
तो पृथ्वी के ऊपर पट्टी पे यानी अंदर सतह पे नहीं आकर के अंदर ही लावा ठंडा हो जाता है। तो उससे जो निर्मित चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। उसके बाद यदि वो बाहर आ गया पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह पे आ गया वो लावा और वो फिर ठंडा हो रहा है, तो उससे निर्मित जो चट्टानें होती है उनका नाम अलग है, वो है बेसाल्ट चट्टान। क्या है? बेसाल्ट चट्टान। अब आग्नेय चट्टान मैंने बता दिया कि आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होता है। आगे आइए, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री के बारे में बताऊंगा कि सेडिमेंट्री के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, यानी क्या क्या किन किन पदार्थों से मिलकर के सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान बनती है। देखिए, कालांतर में ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था और जो मैग्मा है वो सतह पे भी आ रहा था, अंदर भी जम रहा था और साथ साथ में बरसात भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, पेड़ पौधे भी पृथ्वी पे आ गए थे, जो हमें भूगर्भीय समय सारणी में पढ़ा था कब आ गए थे, वो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। और उसके अलावा जीव जंतु भी पैदा हो गए थे। अब जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है ये आजीवन तो रहते नहीं है, मरते भी हैं। तो मरने के बाद ये सड़ते हैं, गलते हैं। एक तो वो, दूसरा आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है। मतलब वातावरण में यदि ज्यादा तापमान है या हवाएं चल रही हैं या फिर अन्य कारणों से इन आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय भी होता है, भौतिक अपक्षय भी होता है। और जब ये बारिश से और हवा से उड़ करके बारिश नदियों के पानी से बह करके आग्नेय चट्टानों के साथ साथ, आग्नेय चट्टानों के जो कण हैं उनके साथ जीव जंतु मरे हुए और पेड़ पौधे सड़े गले जब साथ चल करके और जहां पे घाटियां आती हैं उन घाटियों के अंदर ये जम जाते हैं। एक परत पे परत जमती जाती है। क्या? परत पर परत जमती जाती है। उन परतों के ऊपर जब बहुत ज्यादा परतें जम जाती है तो एक दबाव पड़ता है। दबाव के परिणाम स्वरूप वहां पे क्या, एक रॉक्स यानी चट्टानों का निर्माण होता है, वो है अवसादी चट्टान। अभी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फिर अवसादी चट्टान के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी यदि हम बोले कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है तो बिल्कुल जीवाश्म पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु सड़े गले पानी के साथ आए और पानी की तली में नीचे बैठ गए और बैठते गए, एक पर एक लेयर चढ़ती गई, तो क्या उसके अंदर जीवाश्म नीचे नहीं दब गए तो अवसादी चट्टान के अंदर जीवाश्म पाया जाता है। ये आग्नेय चट्टान है, ये गर्म लावा से निर्मित है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अवसादी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का अध्ययन कर लिया। अभी कायांतरित चट्टान क्या है? कायांतरित के नाम से ही पता चलता है कि काया अंतरित मतलब उनका शारीरिक जो भौतिक परिवर्तन हो जाता है। यानी कि बहुत दिनों के बाद ये जब अवसादी चट्टान है, जब ये आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान से निर्मित हो गई और अवसादी चट्टान के ऊपर फिर परत आ गई, तो बहुत मोटी परत ऊपर बन चुकी है, तो दाब भी बढ़ गया है। और पहले हमने अध्ययन किया 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, दाब भी बढ़ गया, तापमान भी बढ़ गया, तो घनत्व भी बढ़ गया, तो वो अपनी शारीरिक संरचना चेंज कर देता है, उसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। यानी वो चट्टान अवसादी न रह करके कुछ और चट्टान बन जाती है, उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। अभी हम आग्नेय चट्टान कैसे निर्मित होता है उसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। क्या? अब ये मैंने पृथ्वी बना दिया। क्या है ये? पृथ्वी बना दिया और इस केंद्र से ज्वालामुखी का लावा निकला और यहाँ पे फैल गया, यहाँ पे फैल गया, यहाँ पे फैल गया, क्योंकि ऊपर पट्टी थोड़ी मोटी थी और लावा ने जोर लगाया था, जो बल दिया था वो कम था, तो लावा यहीं पर रुक गया। कहाँ? यहीं पर रुक गया, यहाँ पे जमा हो गया, इधर जमा हो गया। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण करता है ये लावा। क्या? विभिन्न प्रकार की आकृतियां ग्रहण करता है, जिसको लैकोलिथ, बैथोलिथ, इस प्रकार से कुछ शब्दावली है, वो आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी के अंदर से लावा यहाँ से उठा
प्रेशर दिया और ऊपर चढ़ा और यहीं पर पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर ही जम गया, जहां भी जगह मिली वहां पे जम गया। तो यहाँ पे जो ये निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। किसका? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। ये आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। उसके बाद कुछ लावा यहां से मैं निकालता हूं, ये लावा ऐसे निकला और ये ऊपर पट्टी है, ये थोड़ी कमजोर है और यहां निकल गया, यहां निकल गया, ऐसे निकल गया और यहां जम गया। ऐसे ये भी तो लावा है, ये भी क्या है? लावा है और पृथ्वी के ऊपर फैल गया और धीरे धीरे ये ठंडा हो गया। ये बन गई बेसाल्ट चट्टान। क्या बन गई? बेसाल्ट चट्टान। इसको बेसाल्ट चट्टान बना आखिरकार किससे? ज्वालामुखी के लावा से निर्मित दोनों के दोनों चट्टाने हैं। बेसाल्ट चट्टाने भी हैं, आग्नेय चट्टाने भी हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? जीवाश्म पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उच्च तापमान इनिशियली यदि मूल रूप से देखा जाए तो इनमें बहुत ऊंचा तापमान लावा था, बहुत गर्म था, तो किसी भी प्रकार का जीवाश्म इसमें नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। इस प्रकार इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके अंदर आगे अध्ययन करेंगे तो इसमें जीवाश्म मिलेगा। अच्छा, फिर भी आग्नेय चट्टानों को उनके कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के विभाजित किया है। अभी हम उनके कणों के आधार पर देखें तो ये अंदर के भाग पे, यहां पर, कहां पे? यहां पे जो ये ठंडा हो रहा है, यानी आग्नेय चट्टान है, ये कितना, ये जल्दी ठंडा होगा या ये जल्दी ठंडा होगा? सबसे पहले ये ठंडा, धीरे धीरे ये ठंडा होगा, सबसे पहले ये ठंडा होगा। मतलब धीरे धीरे जो ठंडा होगा, उनके जो कण होंगे वो बड़े होंगे। क्या? उनके कण बड़े होंगे, जो धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अब कैसे पता चले कि धीरे धीरे ठंडा होता है? क्योंकि यहां से उठा यहीं पे जाकर के ये जमाव हो गया, तो यहां पे टेम्परेचर यदि 5000 या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे कितना मिलेगा? ज्यादा ज्यादा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन इतनी नहीं है। फिर यदि टेम्परेचर में, दोनों में तापमान में डिफरेंस आ गया तो ये निश्चित रूप से एक दिन ठंडा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ध्यान रखना, आग्नेय मैग्मा से निर्मित चट्टानों का मैग्मा से, लावा से निर्मित जो चट्टान है, वो लावा जितना ज्यादा समय लेगा तो कण बड़े होंगे और जल्दी ठंडा हो जाएगा, कण छोटे होंगे। तो जल्दी कौन ठंडा होगा? जो पृथ्वी की सतह पे आ गया या पृथ्वी के इस वाले हिस्से में फैल गया, ऊपर वाले हिस्से में जहां पे ठंडा पार्ट है, इस वाले हिस्से में, तो ये जल्दी ठंडा होता है। सबसे ज्यादा जल्दी तो ये ठंडा होता है और मध्यम में ये ठंडा होता है। तो इसके कण तो बड़े होंगे, इसके कण छोटे होंगे। कण क्या होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होता है। और ये वाला, ये मध्यम प्रकार के कण होंगे, मध्यम प्रकार के कण होंगे, क्योंकि न तो ये जल्दी ठंडा हो रहा है और न ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। समय लेता है तो दोनों के बीच का लेता है, इसलिए ये मध्यम प्रकार के कण होंगे। इस प्रकार आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अभी आगे चलिए हम अवसादी चट्टानों का अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानों के अंदर कैसे निर्मित होता है? अभी हमने ये बेसाल्ट चट्टानें बन गई और ये वाला हिस्सा है बारिश के कारण, अभी ये वाला हिस्सा है बारिश के कारण, यहाँ पे बरसात हुई। क्या हुई? इधर से बरसात हुई तो यहां से अपरदन शुरू हुआ और इधर चला गया। नीचे वाला ये आग्नेय चट्टान बाहर आ गई। क्या आ गई? पृथ्वी की सतह पे आ गई। इसका भी अपरदन हो रहा है, साथ साथ में यहाँ पे पेड़ पौधे, उनका भी अपरदन अपक्षय हो रहा है, और साथ साथ में जीव जंतु है वो भी सड़ रहे, गल रहे, वो भी पानी के साथ इधर बह रहे और यहाँ पे जमाव हो रहा है सबका। क्या? यहाँ पे जमाव हो रहा है। जब यहाँ पे जमाव होगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये आ गया, और जब यहां से पानी बरस रहा है ऊपर से, इस प्रकार से पानी बरस रहा है, तो यहां से चलेगा, साथ में सेडिमेंट्री लेके चलेगा और वो यहां पे क्या कर देगा? जमाव कर देगा।
वो एक के ऊपर जम जाएगी और बहुत कालांतर मतलब बहुत दिनों के बाद यहाँ पे ये जो चट्टान बनी, ये चट्टान अलसादी चट्टान के नाम से जानी जाएंगी। अब इस चट्टानों के अंदर क्या पाया जाएगा? इन चट्टानों में आग्नेय चट्टान के भी पार्ट पाए जाएंगे और जीवाश्म मतलब जीवों के पार्ट भी इनसे मिलेंगे, सड़े गले जीव भी मिलेंगे, पेड़ पौधे पत्तियां भी मिलेगी, उनका भी कुछ अंश मिलेगा। इसका मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अभी ये दिन कई दिनों के बाद जब एक दूसरे के ऊपर जमते जाएंगे उसके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, यानी दबाव बढ़ता जाएगा, दाब प्लस ताप बढ़ता जाएगा, तो परिणाम से क्या होगा? घनत्व भी बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो चट्टान बनेगी वो चट्टान क्या होगी? कायांतरित चट्टान होगी। अभी आगे वाले चैप्टर के अंदर पृथ्वी के ऊपर पट्टी पे पाई जाने वाली चट्टानें यानी शैलें, उन शैलों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे और उन पदार्थों में क्या क्या डिफरेंस होगा वो हम अध्ययन करेंगे। और इन तीनों चट्टानों का उपयोग भी हम पढ़ेंगे। कौन सी चट्टान का क्या उपयोग है मानव जीवन में और कौन से चट्टान का मतलब कृषि क्षेत्र में योगदान है, कौन सी चट्टान का औद्योगिक क्षेत्र में योगदान है, इसका अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में सेशन में करेंगे। और आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि समय पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोगों को फायदा मिले और मुझे भी आपका मोटिवेशन समय पर मिलता रहे। Each and everything doubt will be cleared on this channel। आप विश्वास कीजिए, हम जिस तरह से ज्योग्राफी की मैराथन क्लास ले रहे हैं वो हम एकदम नीचे से फाउंडेशन प्रारंभ कर रहे हैं और ऊपर तक जाएंगे। इसलिए उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ज्योग्राफी में अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं और आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम हमारे सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।